अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 गैसियस का। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला चैप्टर पढ़ना है हमने। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस लॉ की, कि हमारे पास जो गैसेस लॉ है ये क्या होता है। गैस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स शामिल हैं। ठीक है, गैसेस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। जो बॉयल्स लॉ होता है ये किस पर मतलब किसके बारे में इसके अंदर डिस्कस करना है। तो इसमें जो हम काम करेंगे वो हम प्रेशर और वॉल्यूम लॉ के दरमियान काम करेंगे। बॉयल्स लॉ में हम प्रेशर एंड वॉल्यूम लॉ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करेंगे। उसके बाद जो चार्ल्स लॉ होता है उसमें हम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर वर्क करेंगे। तो अलग अलग लॉज में जो होते हैं अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे। तो आपको ट्रिक्स याद रखनी है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे तो वो तब तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बाद में आपको भूले ना, इसीलिए इन लॉज की ट्रिक्स हैं और इन ट्रिक्स की मदद से हम इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। बॉयल्स लॉ यानी बाप का लॉ है, प्रेशर वॉल्यूम लॉ यानी पापा वाला लॉ, पापा वाला लॉ, बाप का यानी पापा वाला लॉ। तो इनमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है ना बॉयल्स लॉ में हम करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में करेंगे। और इसमें जो बाकी प्रेशर टेम्परेचर क्या है या प्रेशर वॉल्यूम क्या है, जैसे गैस लॉ में, उसके बाद चार्ल्स में, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ना है किस चीज़ का रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम लॉ का। चार चीज़ों में से दो चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देते हैं। हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन चार चीज़ों में से हमने दो चीज़ों को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। क्या क्या है हमारे पास, प्रेशर और वॉल्यूम, इनको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट मास ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स, इसमें क्या किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट mass of gas moles, pressure is inversely proportional to the volume of the gas। यानी चार चीज़ों में से दो चीज़ों को कौन कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। यानी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। अब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम बचा है, तो इनके दरमियान में हम रिलेशन देखेंगे। मतलब आपके पास एक गैस है, गैस को आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया है, गैस को आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया है, और गैस का जो मैस है यानी उसके जो मोल्स हैं उसको भी कांस्टेंट कर दिया है। गैस का जो मास है यानी उसके मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट कर दिए हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि आपने 1 किलो गैस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया आपने, 1 किलो गैस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया और वो भी रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया और 1 किलो गैस का मास भी कांस्टेंट हो गया। अब आप इस गैस पर अभी देख रही होंगी कि रूम टेम्परेचर पर जो गैस प्रेशर है और वॉल्यूम है, यानी प्रेशर P है और वॉल्यूम V है। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे पास कोई एक बीकर है, मतलब अगर उस बीकर के अंदर हमारे पास गैस है और उसके ऊपर से पिस्टन के साथ उसको मूव करवाया है, उसको दबाया यानी प्रेशर को दबाया है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस गैस का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर को ज़्यादा करना ऑन द गैस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, हम इस फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि जब हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर एक बैलून हो और बैलून के अंदर हमने प्रेशर मतलब कि गैस फिल की हुई है, जब हम उसको प्रेशर करेंगे उसका मतलब
कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर देखें, फर्स्ट वन एक हम चैम्बर लिया है। इस चैम्बर के अंदर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, वो 2 एटमॉस्फेयर है। और जो इसके अंदर सारी ये स्पेस है, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो ज़रात, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी कम है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे हैं। और इनका 1 डेसीमीटर क्यूब इनके अंदर डिस्टेंस है। मतलब जब हम इसका वेट इंक्रीज कर देंगे, यानी इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा था, बाद में इसका वॉल्यूम कम हो गया है। अगर हम 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर देते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1 डेसीमीटर क्यूब से भी हाफ हो जाता है। अगर हम इंक्रीज और कर देते हैं प्रेशर को, 6 एटमॉस्फेयर पर कर देते हैं, तो इसका जो प्रेशर है, मतलब जो इसका ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, 25 डिग्री सी सेल्सियस। मतलब यहाँ पर ये कहने का था कि एक चैम्बर है जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरह चैम्बर को सील कर देता है। इसके अंदर जो गैस रखी है, वो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, थर्मल एनर्जी में ज़्यादा होती है, और इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके अंदर कम होती है। जब इनके अंदर ये जो मतलब है पार्टिकल्स ये दूर दूर है, तो मतलब कि यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो पिस्टन कंप्रेस हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैस के पार्टिकल्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम में तब्दीली आ जाएगी। और अगर हम प्रेशर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, और भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैस का जो वॉल्यूम है वो कम इसलिए होता है क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और बाद में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। यहाँ पर इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी कम होगी, और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उससे भी कम हो गई हैं और वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, किसके, 1/वॉल्यूम के, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर वॉल्यूम की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो वो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है 1/V के, यानी 1/वॉल्यूम के। यहाँ पर जो K है, K1, K इज अ कांस्टेंट, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मोल्स। ये डिपेंड करता है, जो हमारे पास कांस्टेंट K है ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को ऑन रीअरेंजिंग, तो क्या हो जाएगा, K1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और उसके बाद प्रेशर और वॉल्यूम आ जाएंगे। एज प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर इंक्रीज होता है एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, और वॉल्यूम का होता है डिक्रीज होता है। और इफ प्रेशर डिक्रीज, जब प्रेशर डिक्रीज होता है एंड वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हो रही है वो क्या हो रही है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। अब हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को किस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है वो 200 हो जाए, लेट्स से गैस हमारे पास है ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की गैस है जो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इसको करवाया है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। प्रेशर हमारे पास फर्स्ट वन कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है उसका, 100 लीटर। ठीक है,
जो हमारे पास प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V1 100 लीटर। तो हमारे पास ये हमेशा कांस्टेंट आएगा K 200 एटमॉस्फेयर लीटर। K इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, अब देखें, अब हमने क्या किया है, प्रेशर इंक्रीज कर दी है, P2 इंक्रीज कर दिया है, कितना कर दिया है, डबल कर दिया है, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम V2 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हम 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 200 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम बिकम हाफ। ओके, जब प्रेशर डबल किया जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम P3 यानी प्रेशर 3 की बात करते हैं। जब हम 4 से इसको डबल कर देते हैं 8 एटमॉस्फेयर पे और V3, तो क्या होगा, 25 L हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो जब हम 8 एटमॉस्फेयर को 25 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा और टेम्परेचर क्या हमारे पास आएगा, 200 एटमॉस्फेयर लीटर। अब हम P4 की बात करते हैं। P4 में देखें, P4 में क्या होता है, P4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम डबल नहीं करते, हम वैसे लेते हैं 10 एटमॉस्फेयर, और जब हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट रिलेशन था वो क्या था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, सेकंड क्या था, जब हमने कांस्टेंट कर दिया था तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया था कि K1 हमारे पास कांस्टेंट ही रहना है और P भी आ जाएगा। अब हमने इन तीनों की मदद से नेक्स्ट इसको डिटरमाइन करना है। नाउ एट कांस्टेंट, हमने अभी बात की है ऊपर ही, हमने क्या कहा है कि प्रेशर बढ़ाया 2 से 4 एटमॉस्फेयर तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर प्रेशर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा और कांस्टेंट के ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे यानी 298 केल्विन, उसके बाद जो बॉयल्स लॉ है उसकी हम फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल स्टेज में क्या था, P1 एंड V1, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट K था वो कांस्टेंट ही रहा था, K1 कांस्टेंट ही रहता। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि जो K1 हमारे पास आ रहा था वो सब में क्या है, कांस्टेंट ही है, P1 V1 नेक्स्ट आ गया, ये वाली इक्वेशन हमने लगाई है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि K1 P1 V1 हो गया। अब ये थी हमारे पास इनिशियल स्टेज, जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तब हमारे पास फाइनल स्टेज में क्या होता, प्रेशर P2 एंड V2। तो हमारे पास K1 तो सेम ही रहा यानी कांस्टेंट ये रहा हमेशा ही। उसके बाद P2 V2 हो गया, हमारे पास इक्वेशन 1 ये होगी, इक्वेशन 2 ये होगी। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में। P1 V1 इसके बराबर कर दिया P2 V2 के। अब P1 और P2, उसके बाद V1 ओवर V2 हो गया, इसको हमने रीअरेंजिंग कर दी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि प्रेशर टर्म एक तरफ अगर कर देंगे तो वॉल्यूम एक तरफ हो जाएगा। प्रेशर टर्म को एक तरफ कर दिया हमने और वॉल्यूम टर्म को एक तरफ कर दिया। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से समझते हैं बॉयल्स लॉ को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें कि ग्राफ्स में क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है, आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन सच अ ग्राफ प्लॉट्स हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
वैसे वैसे हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। जब प्रेशर 0.2 होगा तो वॉल्यूम 5 लीटर होगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रेशर हमारे पास 0.4 होगा तो वॉल्यूम हमारे पास 4 लीटर होगा। उसके बाद जब हमारे पास प्रेशर 0.6 होगा तो वॉल्यूम हमारे पास 3 लीटर होगा। उसके बाद जब हमारे पास प्रेशर 0.8 लीटर होगा तो वॉल्यूम हमारे पास और डिक्रीज हो जाएगा, यानी 2 लीटर हो जाएगा। ग्राफ देखिए, जैसे पी बढ़े मतलब प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही क्या होता जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम दूसरे ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा था, P इंटू वी का कर्व, क्या देखा था, P इंटू वी का कर्व। अब दूसरे ग्राफ को अलग अलग करके यानी अलग अलग टेम्परेचर्स पर रख के देखेंगे तो फिर भी कर्व क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। कर्व्स क्या है, सिमिलर है हमारे पास। यहाँ पर देखें P इंटू वी है, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम है। अगर हम 0.6 प्रेशर रखते हैं और 1 लीटर पे रखते हैं तो 0.6 1 लीटर पे क्या हो जाएगा, पीक ये आएगी। उसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट टेम्परेचर पे 253 पे देखा तो यहाँ पे आई, 273 पे देखा तो यहाँ पे आई 2 लीटर में। उसके बाद 0.6 प्रेशर सेम ही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अब भी इसका सेम ही आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, टेम्परेचर को हमने डिफरेंट कर दिया है, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अभी हमने बात की थी कि वॉल्यूम तो बढ़ता ही नहीं है, लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लग जाएगी, तो इससे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। देखिए, एक कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप गैस को देखें तो अलग अलग टेम्परेचर पर तो आपको अलग अलग वॉल्यूम नजर आएंगे, लेकिन एक लम्हा आता है जहां पर ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। एट अ सर्टेन प्रेशर व्हेन P is increased, further no change or decreasing in volume is observed, volume becomes constant। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है एक लिमिट में आके। इनफैक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फर्दर इंक्रीजिंग वॉल्यूम इज ऑब्जर्व। हमने क्या देखा है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता है। अगर हम पी को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर लिया हमने, एक कंटेनर लिया है, इसमें 2 गैस के मॉलिक्यूल हैं जो बहुत दूर दूर हैं। अगर हम इस पर प्रेशर बढ़ाएं, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तकरीबन इतना पास। लेकिन अगर आप और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम दोनों गैसेस का और डिक्रीज हो जाएगा, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतना पास आ जाएंगे। लेकिन अब अगर आप प्रेशर और बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट अब नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो यकीन आ ही नहीं रहा है। तब बेचारा वॉल्यूम क्या करे। एक न्यूक्लियस है हमारे पास, अगर हम बात करें, एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या करेगा, तब रिपेल करने लग जाएगा। जब वो मॉलिक्यूल इतना पास आ जाएंगे तो ये गैस का मॉलिक्यूल और ये गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। अब अगर आप इस बात को नहीं मान रहे थे तो फिर प्रेशर और बढ़ाई जाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा,
अब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसको दफा करेंगे, दूर करेंगे। एक न्यूक्लियस को और करीब कर दिया तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। ये बॉयल की एक लिमिट होती है, यानी एक लिमिट तक काम करता है बॉयल्स लॉ। इसके बाद वॉल्यूम का कम होना कांस्टेंट होने लग जाएगा। वॉल्यूम क्या होने लग जाता है? कांस्टेंट होने लग जाता है। इसके बाद वॉल्यूम के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम किया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर बढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन आ जाएंगी। तो क्या ये गैस सॉलिडिफाई? अब आप कहेंगे, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो, क्या ये गैस सॉलिडिफाई नहीं हो सकती? आपको गैस को सॉलिडिफाई करने के लिए टेम्परेचर भी तो कम करना पड़ेगा ना। लेकिन टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है 298 कैलोरी। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए होगा प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, यानी चिपक जाएंगे, तो सॉलिड बन जाएंगे। लेकिन आपको तो इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गए हैं, तो फिर रिपल्शन तो होगी ना। तो सॉलिड बनाने के लिए टेम्परेचर भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो सबको टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ा देने से गैस को सॉलिड नहीं कन्वर्ट करवा जा सकता, तो इसके लिए टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। आपने टेम्परेचर को सेम रखा है और प्रेशर को बढ़ाया है तो एक लिमिट तक, लेकिन इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगी? गैस की कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। गैस को कंप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखा कि इनफैक्ट it is observed that on increasing pressure further increase in volume is observed। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कंटेनर के अंदर हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे जिनके अंदर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्या होगा, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, हम तो इनके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है। हम और ज़्यादा गैस मतलब प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आ जाते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो न्यूक्लियस है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो क्या करता है? वो रिपल्सिव फोर्सेस को शो करवाता है। तो रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं क्लाउड्स की, वो क्या करती है? एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो जब वो रिपेल करेंगी तो अब वो गैस का वॉल्यूम कम नहीं होगा, बल्कि गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और इंक्रीज होगा। तो इन दोनों ग्राफ्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी हमने सेम सिचुएशन देखी और यहाँ पे भी हमने सेम सिचुएशन देखी। यहाँ पर देखें हमारे पास एट डिफरेंट प्रेशर, यहाँ पर हमने प्रेशर और पीवी के दरमियान में रिलेशन देखा है। यहाँ पर एट डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रेशर हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि वन इज इक्वल टू पी और वी के दरमियान। देखिए जो हमारे पास पी वी है, हमने देखा था इनमें अगर हमारे पास पी की कीमत 1 है और वी की 100 है, तो पी वी की कीमत हमारे पास 100 हो जाएगी। अगर पी हमारे पास 2 है और वी हमारे पास 50 है, तो हमारे पास फिर भी 10 ही होगी, मतलब 100 ही पीवी की वैल्यू होगी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्या हुआ? इसकी पीवी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो पीवी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर क्या है? हमारे पास कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर टेम्परेचर को हायर ले लिया जाए, यानी T2 ग्रेटर ले लिया जाए T1 से, तो T2 ज्यादा है T1 से, तो बाय देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा है कि P हमारे पास 1 है प्रेशर, 2 है, 3 है। वॉल्यूम हम इसका डिक्रीज करते जा रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब हम इसका प्रेशर V1 पे वॉल्यूम 100 होगा तो PV की कीमत हमारे पास क्या होगी? 100, ठीक है। टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट रखा हुआ है। उसके बाद 2 पे देखें 50 होगा तो PV की कीमत तब भी क्या आएगी? सेम आएगी, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो एट डिफरेंट प्रेशर क्या है? प्रेशर डिफरेंट करने से टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट।
टेम्परेचर क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है। अगर टेम्परेचर को हाई ले ली जाए, मतलब हमने पीवी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी अब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, हमने अभी देखा था ना कि जब वो चीजें आपस में पास आ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स एटम, तो किस तरीके से उनके अंदर रिपल्शन शो हो जाती है। अब हम ग्राफ देखेंगे पी 1/v और पी वर्सेस के दरमियान में। अब हम बात करते हैं पी वर्सेस 1/v की। अगर ग्राफ को प्लॉट किया जाए एक्स एक्सिस पे 1/v और वाई एक्सिस पे यानी p, देन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होगे में। ठीक है, यानी प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन मींस प्रेशर वेरी क्लोज इनका, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, हाई हो रहा है, तो ये इनवर्स है, यानी क्लोजली ये जीरो है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेम गैस यानी T1 और T2 कीपिंग कांस्टेंट वेरी प्रेशर एंड वॉल्यूम। द ग्राफ प्लॉटेड बाय बिटवीन P एटमॉस्फेयर 1/v, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है यहाँ पर क्या शो करवाया जा रहा है कि जो हमारे पास अगर प्रेशर 280 हो जाए और वॉल्यूम 10 एटमॉस्फेयर हो तो भी हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो 0.1 होगा। अब यहाँ पे T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। ठीक है, अगर प्रेशर 480 हो और वॉल्यूम हम कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, हमने इसके अंदर रिलेशंस देखे हैं। ठीक है, उनके मुताबिक आई होप कि आपको ये बॉयल्स लॉ बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा। बॉयल्स लॉ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है और मैंने आपको बहुत डिटेल से इसको समझाया है और पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी है इसकी, 4 हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पर ये डिपेंड करते हैं। जितने भी गैसेस के लॉ हैं वो चार्ल्स हो जाए, गाउस हो जाए या एवोगैड्रोस लॉ हो जाए। ठीक है, इनमें हमने 2 को क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है और बाकी 2 के दरमियान में काम को देखना होता है। यानी जैसे हमने इस पे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में काम किया है। ठीक है, और हमने इसके बड़ा डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, 4 चीज़ों में हमने 2 चीज़ें कांस्टेंट रखी थी, कौन कौन सी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को। अब आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में इसका रिलेशन देखा था कि गैस को हमने कैसे कांस्टेंट रखा था। उसके बाद हमने एक लिया था चैम्बर जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेजेस में देखा था प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कि उसके वॉल्यूम में कैसे चेंजेस आता है। बाद में हमने इसके दरमियान में पी प्रोपोर्शनलिटी 1/वॉल्यूम देखा था और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने इनके दरमियान में कांस्टेंट प्रोडक्ट देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट स्टेजेस में देखा कि ग्राफ्स की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हमने इसको फाइंड आउट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चार्ल्स लॉ का, और जो आज हमने पढ़ा था वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और उनके दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत डिटेल के साथ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, इनको मिक्स आउट नहीं करना है। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको करवाया है और बहुत ट्रिकी स्टाइल में करवाया है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी आपको बॉयल्स लॉ में कोई कंफ्यूजन है तो आपने मस्ट बताना है। ठीक है, कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने लाइक करना है और कमेंट करके बताना भी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। इसी तरीके से इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत बेस्ट एंड बेस्ट लेक्चर्स लेके आएंगे हर टॉपिक पे। जो भी आपने टॉपिक समझना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक्स चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम उन टॉपिक्स पर ही काम करेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने मस्ट बताना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, चार्ल्स लॉ पे, और हम
ट्रिकी स्टाइल में उसको भी करेंगे। आप लोगों ने इन ट्रिक्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंशाल्लाह इस टाइम पेपर में आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।